रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वालेकुम हैविंग मी। अस्सलाम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको साउथ एशिया में मिलेगा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में हुँ, कि जी मट्टी में हाथ डाला और वो सोना बन गई। आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर, आपको इवन फार ईस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबली वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और ये कौन से लोग हैं और हम ऐसा क्यों नहीं बन पाते कि मट्टी में हाथ डालें और सोना बन जाए। साइकोलॉजिस्ट इसको टर्मिनोलॉजी में एक कॉइन करते हैं, वो कहते हैं कि ये ना बेसिकली एक कंपाउंडिंग कॉम्पिटेंस है। जब आप एक काम करते रहते हैं तो उसके साथ साथ दूसरा काम आपका संवरता चला जाता है। लेट मी गिव यू एन हुँ, एग्जांपल कि जिस तरह कोई एक ऐसा इंसान है जो काहिल तरीन है, वो कुछ नहीं करता, जिसको पंजाबी में आप कहते हैं ना एक वेला आदमी है। जब आप उस हुँ, इंसान को कहेंगे ना कि बेकार बैठे हो, एक काम करो, मेरा ये छोटा सा काम कर दो, वो कहेगा कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन एक मसरूफ आदमी को आप कहेंगे ना कि ये मेरा छोटा सा काम कर दो, वो अपने स्केड्यूल में से कहीं ना कहीं उस काम के लिए वक्त निकाल लेगा। तो ऐसा क्या हुँ। हुआ कि एक बेकार आदमी वो काम नहीं कर पाया, लेकिन एक काम करने वाला आदमी वो कर पाया, क्योंकि वो एक मोमेंटम में होता है और मोमेंटम में उसके काम संवरना शुरू हो जाते हैं। वो एक उस मोमेंटम के अंदर एक कॉम्पिटेंस से दूसरी कॉम्पिटेंस में चला जाता है। हम दरख्त को देखते हैं, हम ये देखते हैं हुँ, कि हुँ, कितना कदावर हो गया है। पिछले साल भी इस हुँ। चेरी के दरख्त ने फूल उगाए थे, इस साल फिर फूल उगा दिए और ये देखो ये ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें कितनी बढ़ती जा रही हैं। ये दरख्त तो जहाँ हाथ डालता है, वो मट्टी सोने में बदल जाती है। हम हुँ, ये नहीं देखते कि पूरा 1 साल लगा उस दरख्त को अपने आप को इस हुँ। काबिल बनाने के लिए कि उस पर फूल उग सकें। हम अच्छा उस मेहनत इम्तिनान को भाई नहीं एक और देखते। चीज़ भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हुँ, मेहनत हुँ। है इसके पीछे जो हर मट्टी भी सोना बन जाती है, हर चीज़ निखर जाती है। लेकिन कुछ लोग वाक़ई ऐसे होते हैं कि जो जिस काम का भी आगाज़ करते हैं वो काम जो है वो कामयाबी से हमकनार होता है और जिस भी चीज़ की कोशिश करते हैं, जिस भी चीज़ की जुस्तजू करते हैं वो उनके पास होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, इस जुस्तजू में मर जाते हैं कि हम भी कामयाबी की मंज़िल तय करेंगे, लेकिन वो कहीं पीछे ट्रू। ही रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं किस्मत भी आप किस्मत के भी बड़े अच्छे होते हैं या धनी होते हैं, ये भी तो फैक्टर होगा बीच में। सर्टेनली मैं हर किसी ये नहीं कह रहा, ना मैं कभी ये कह सकता हूँ कि आप किस्मत को अंडरमाइन कर दें। किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको देना चाहे उसकी मर्ज़ी वो दे सकता है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो कहते हैं 99% पर्सपिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। इसके लिए मुझे जो सबसे अच्छी एक अंग्रेज़ी की कहावत लगती है ना, वो कहते हैं कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। मैं जितनी ज़्यादा हुँ, मेहनत करता हूँ, मैं उतना खुशकिस्मत होता चला जाता हूँ। तो ऐसे लोग हुँ। जो जो हैं, जो ब्लिसफुल हैं, वो अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मेहनत करते हैं तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक और फैक्टर जो असल में ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम कर रहे होंगे। शायद वो चैरिटी करते हैं, शायद उनका दस्तरखान बहुत अच्छा है, शायद उनकी जबान, दुरुस्त। उनका इखलाक बहुत अच्छा है, जो हम नहीं देखते। लेकिन वो कोई ऐसा काम होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। तो अगर किस्मत बदलनी है तो किस्मत तो दुआ से बदलती है, और वो दुआ बिल्कुल। है जो आप अपनी ज़बान से नहीं करते, जो दुनिया आपके लिए करती है अपनी ज़बान से। तो कुछ तो हम ऐसा कर रहे होंगे ना कि जो हुँ, दुनिया खुश होती है, जिससे राज़ी होती है, अल्लाह के लोग राज़ी होते हैं, और वो बदले में जब दुआ करते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन हम वो एस्पेक्ट नहीं देखते। वो मेहनत भी अपनी हुँ। जगह पूरी कर रहे होंगे, हम वो एस्पेक्ट भी नहीं देखते। हमें लगता है कि बस दुरुस्त। मिट्टी में हाथ डाला, किस्मत इनकी अच्छी थी, ये तो आगे निकल जाएँगे। फ़इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम वो आसानी तो देखते हैं, हम वो मुश्किल नहीं देखते कि वो मुश्किल कौन-सी थी। तो ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान ना अपना एक रेट्रोस्पेक्ट करे कि मैं अपने हुँ। पूरे दिन में, पूरी ज़िंदगी में कोई ढंग का काम ऐसा करता हूँ, जो मैं आगे भी दिखा सकता हूँ और जिसका मुझे कोई ना कोई नतीजा यहाँ भी मिल रहा हो। हुँ, तो कोई ना कोई वो काम ऐसा हो, जो कहीं न कहीं नोटिस में आ रहा हो, तो वो नोटिस वाली चीज़ हम नहीं देखते। मैं आपको इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। वेस्ट के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एंजेला डकवर्थ, और उनकी टेड टॉक्स भी गूगल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो हुँ, कहती है मेरे ज़िंदगी में ना एक सवाल था, लिटरली एक सवाल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि पैसे वाले अमीर होते हैं, आप कहेंगे हाँ, वो भी होते हैं। मैं कहूँ जिनके माँ-बाप के कनेक्शंस अच्छे थे, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे हाँ, ऐसा भी होता हुँ, है। मैं अगर आपसे कहूँ कि जिन्होंने अच्छा सोचा, जिनके आइडियाज़ अच्छे थे, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो पॉइंट ये है, एंजेला डकवर्थ की एक बड़ी अच्छी सी रिसर्च, वो कहती है मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि वो एक कॉमन हुँ। फैक्टर क्या है हुँ, जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है और वो कामयाब होता हो जाता है।
उन्होंने स्कूल्स के बच्चों को स्टडी करना शुरू किया। वो बच्चे जो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े, कोई फ़ौज में चला गया, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी ने बिज़नेस छोड़ दिया। वो पूरी ज़िंदगी जब उनकी ट्रैक की, तो पता चला वो जो एक फैक्टर है, वो फैक्टर माँ-बाप के कनेक्शन नहीं है, वो फैक्टर पैसा नहीं है, वो फैक्टर आइडियाज़ नहीं है, वो फैक्टर है ग्रिट। कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए हल तलाश करते हैं, उससे निकलने की दुरुस्त। कोशिश करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते। हम कहते हैं छप्पर फाड़ कर कहीं से हमारे पास आ जाए। हो सकता है आपकी तकदीर में ये लिखा हो कि अगर ये मेहनत करे तो इसको दे देना। अच्छा हम वो चलें, मेहनत करने के अगर लिए किसी को तैयार नहीं ख्याल होते। आ जाए इम्तिनान भाई कि उसने ख़ुद को बदलना है, और वो जो आप जिसकी आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि हम उस शख्स के साथ कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते जो एक मेहनत करता है और एक बेकार रहता है, तो उसके लिए आगाज़ कहाँ से किया जाए? अगर ख़ुद को बदलने की कोशिश करनी है, अगर आप ख़ुद को लकी बनाना चाहते हैं इतना, तो क्या कुछ अपने आप के अंदर लाना होगा, क्या कुछ छोड़ना होगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। हदीस तिर्मिज़ी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने ऊँट को खूँटे से बाँधो और उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो पहले अपना काम पूरा करें और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दें। इंसान के हाथ में रिज़ल्ट ना था, ना है, ना कभी होगा। तो रिज़ल्ट तो आपको नहीं पता कि क्या मिलने वाला है, लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में। तो पहला काम क्या है? लैसल इंसान इल्ला मा सआ। अपनी कोशिश पूरी करें, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। दैट इज़ फैक्टर बिल्कुल। नंबर 1। दूसरा फैक्टर ये है कि मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से, मेरी सोच से किसी और को कोई नुकसान ना पहुँचे। कम से कम हम इतना ज़रूर कर सकते हैं। बेशक आप दस्तरख़्वान नहीं सजा सकते, आप 50,000 लोगों को खाना नहीं खिला सकते। आप जितना कर सकते हैं ना, आप उतना ज़रूर करें। आपकी ये छोटे-छोटे टिडबिट्स होते हैं जो नोट करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, उसको तो क्वालिटी चाहिए। वो बिल्कुल। क्वालिटी देखेगा, वो आपसे राज़ी आपकी होगा, वो फिर नीयत आपको भी देखता कहेगा, है उसको और जो आपके चाहिए उसको अमाल दे भी दो। देखता है। अच्छा, इम्तिनान भाई, बेशक। अगर हम बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो ये डर के बैठ जाते हैं, ये सोच कर बैठ जाते हैं कि अगर हमने ये काम शुरू किया या हमने ये करने की ठानी तो शायद हमें नुकसान हो जाएगा और हम शायद ये कर नहीं पाएंगे। तो ख़ुद पर यकीन होना और उसके बाद वो कोशिश भी करना और वो रिस्क लेना, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग अक्सर, हम में से कोई 70-80% लोग तो वही हैं जो कि डर के पीछे हट जाते हैं। एग्जैक्टली। ये जो सवाल है ना, दिस इज ऑनेस्टली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आप देखते हैं अपनी जिंदगी में जो रिस्क लेते हैं और बहुत से लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी होती है और वो रिस्क नहीं लेते। आई थिंक द वन पर्टिकुलर फैक्टर जो उसको अलग करता है ना, वो थ्रेट माइंडसेट है। हमारे सामने जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें खौफ हो, फियर हो, डर हो, रिस्क हो, तो ऐसे रिस्क के दौरान दिमाग के अंदर जो एमिगडाला का एरिया है ना, ये शट डाउन हो जाता है। ये रैशनल थिंकिंग करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं 3 मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में आमतौर पर 2 कोर्ट होते हैं, तीसरे के बारे में हम बात नहीं करते, और मैं आपको उसके हवाले से एक बड़ी घरेलू सी और आसान सी मिसाल भी दे देता हूँ। इसको कहते हैं फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। कि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, जब आपने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, खौफ में आप मुब्तला हो गए, ट्रॉमा आपके सामने आ गया, अब आप क्या करेंगे? या तो आप उस सिचुएशन से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, या आप उस सिचुएशन के अंदर फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे उस सिचुएशन से, या आप फ्रीज हो जाएंगे। आपके हाथ पैर नम हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। आमतौर पर ये देखा गया कि जो बच्चियों की शादी होती है और अगर लेट्स से मियाँ बीवी की नहीं बन रही, लड़ाई हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर बच्चियां जो जो अच्छे बैकग्राउंड से, या आप कह लीजिए मेट्रोपॉलिटन बैकग्राउंड से आए, जिन्होंने कभी ट्रॉमा नहीं देखा था, तो आप क्या देख रहे हैं आजकल? जगह जगह पर आपको केसेस क्या मिलते हैं? आपको फ्रीज के केसेस मिलते हैं कि जिस्म बंद हो रहा है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस ट्रॉमा को देखा ही नहीं, उन्होंने कभी इतना दुरुस्त। बड़ा रिस्क महसूस किया ही नहीं है। तो ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म होता है। जो लोग कामयाब होते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी पर फाइट करते हैं। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, हो गया अब जो होना था, अब इस सिचुएशन से मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, या ये सिचुएशन मेरे लिए टर्न अराउंड कैसे हो सकती है। तो इम्तिनान उस भाई, हम सिचुएशन अपने से बच्चों को पाकिस्तान। फिर बचपन से इसकी ट्रेनिंग दें, उनको उनके अंदर से फियर को भगाने की उनको ट्रेनिंग दें, उनको खुद एतमादी दें और उनसे छोटे छोटे इस तरह के कदम उठवाएं, उनसे इस तरह के काम छोटे छोटे करवाएं, ताकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि वो कुछ कर सकते हैं और उन्हें रिस्क लेना है, और फिर ही वो दुनिया के मैदान में जब उतरेंगे तो कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। अदरवाइज अगर हमने मुर्गी की तरह बच्चों को चूज़ों की तरह परों में छुपाए रखा, तो फिर तो शायद वो ना रिस्क लेने के काबिल हो पाएंगे। जिस तरह आपने भी कहा कि वो बच्चियां रिस्क लेना, या उनको पता ही नहीं था, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती हैं, और फिर उसके बाद जो हालात होते हैं, तो फिर हमें अभी से बच्चों के साथ क्या बिल्कुल। करना होगा?
100% आपने अपने सवाल में जो कहा है, 100% दिस इज व्हाट इज नीडेड। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे फैसले बच्चों को नहीं लेने देते कि ये मैं करूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरीके से होगा। जब वो बच्चा फैसला लेगा ही नहीं तो वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा। बड़े होते होते ना वो अपनी एजुकेशन के फैसले ले पाते हैं, ना उन्होंने कौन सा करियर चूज करना है वो फैसले ले पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रिश्ते के फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि जो वालिदा और वालिद है उन्होंने आपकी अरेंज मैरिज कराने, वो फैसला नहीं ले पाते। उसके बाद घर बनाना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, वो फैसला नहीं ले पाते। और उसके बाद जब सारी जिंदगी फैसले नहीं लिए तो शादी के बाद फैसले लेने पड़ जाते हैं। अब इंसान घबरा जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। 25-25 साल के नौजवान मैंने देखे हैं लिटरली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डर लगता है घर से गाड़ी आएगी और ड्राइवर आएगा और उसके साथ जाएंगे। ये क्या बना रहे हैं हम? ये कौन से बच्चे हैं? 14 साल 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया था, तो उसने कुछ तो ट्रेनिंग भी ली होगी ना, साल 2 साल की ट्रेनिंग ली होगी, एकदम से सिप्पे सालार तो बन और नहीं गया मैट्रिक होगा। में हमने तो वो ये इतने बड़े फैसले इमरान कर रहे हैं। भाई सीगल की स्टोरी भी पढ़ी हुई है ना, कि किस तरह से सीगल अपने Exactly. बच्चे को फेंकता है His ले first जाकर और फिर flight. वो खुद ही उसके Yes. पर खुलते हैं और वो फ्लाई करना शुरू कर देता है। तो अगर उनको परिंदे मौका जानवर दे। हमारे इस तरह से सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चे तो अकल शऊर लेकर पैदा होते हैं और फिर अशरफुल मखलूकात में से हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उन बच्चों पर कुछ ना कुछ डाल सकते और उन्हें सिखा सकते आज ही से। बिल्कुल सही कहा आपने। 100%, हमारे साथ इम्तिनान 100%। अहमद मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत शुक्रिया इम्तिनान भाई आपका।